हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीना और आप सभी का स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य प्रश्न पत्र 2 और इसके अंतर्गत साहित्य सिद्धांत। यहाँ काफ़ी सारे टॉपिक हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कुछ प्रमुख टॉपिक हैं, इन्हें हम लोग देखेंगे। पहले 1 बाय 1 देखेंगे क्योंकि हर एक से बड़ा और छोटा दोनों ही प्रकार का प्रश्न आता है। सब्जेक्टिव रूप में भी आंसर लिखना पड़ता है और फिर ऑब्जेक्टिव से भी काफ़ी सारे प्रश्न हैं। तो हम लोग डिटेल में ही पढ़ेंगे ताकि किसी भी प्रकार से उत्तर नहीं छूटने पाए। तो क्या है साहित्य सिद्धांत के अंतर्गत? तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग काव्य लक्षण देखेंगे, फिर काव्य हेतु, फिर काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति और रस, छंद, अलंकार। ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे काव्य लक्षण। काव्य लक्षण क्या होता है? काव्य का अर्थ होता है कविता और इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। किसी वस्तु या विषय के असाधारण अर्थात विशेष धर्म का कथन करना उसका लक्षण कहलाता है। किसी वस्तु या विषय के असाधारण, जो कि उस वस्तु या विषय में असाधारण है, खास है, उसके विशेष धर्म का कथन करना, उसके विशेष धर्म जो उसमें खासियत है उसके बारे में बतलाना ही उसका लक्षण कहलाता है। काव्य लक्षण पर विचार करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। काव्य लक्षण यानी कि कविता की जो लक्षण है या विशेषता है उस पर विचार करना बहुत ही मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि काव्य युग विशेष की संस्कृति, परंपरा और परिवेश, इतिहास, दर्शन की मूल्य चेतना आदि सभी को समाविष्ट किए रहता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अलग अलग काल में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, उसकी संस्कृति अलग होती है। किसी काल विशेष की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज, दर्शन, परिवेश, इतिहास सब अलग होता है। तो ये सभी अलग होने की वजह से उस वक्त लिखे गए काव्य पर इसका सीधा असर पड़ता है। इसलिए काव्य में भी परिवर्तन देखने को मिलता है और ये परिवर्तन भी इन्हीं के वजह से होता है। अर्थात काल विशेष की जो भी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा आदि होंगे वो दिखेंगे उस कविता में, उस काव्य में। संस्कृत के कई आचार्यों ने काव्य लक्षण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। संस्कृत भाषा के कई ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने काव्य पर अपने विचार बताए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और नोट भी करेंगे। भामा के अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये भामा ने कहा था। इसका अर्थ हम लोग देखें तो शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही काव्य है, जिसमें शब्द भी है और उसका अर्थ भी है। ये दोनों का सहभाव, एक साथ जो भाव प्रकट होगा वही काव्य होगा। भामा ने अपने काव्य ग्रंथ काव्यालंकार में इसे स्पष्ट किया है। अब प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है, जैसे इसका नाम दिया हो काव्य ग्रंथ का काव्यालंकार, और पूछा जा सकता है यह किसकी रचना है या कृति है, तो भामा की। तो भामा ने अपने काव्य ग्रंथ काव्यालंकार में ये बताया है कि शब्दार्थम सहितो काव्यम, जो शब्द और अर्थ दोनों का स्वभाव लिए हो वही काव्य है। आचार्य दंडी के अनुसार शरीरम ताव दिष्टार्थम व्यावच्छेनाम पदावली, ये संस्कृत में है, यही काव्य है। उनका मानना है कि शब्द समूह अर्थात पदावली को काव्य का शरीर कहा जा सकता है। दंडी क्या कहते हैं कि शब्द समूह अर्थात जो पदावली है वो काव्य का शरीर हो सकता है, जो काव्य के लिए अभिलक्षित सरसता से युक्त हो, जो काव्य के लिए जरूरी है उसे बताने के लिए, और
कवि प्रतिभा से युक्त सुंदर पदावली से व्यवच्छिन्न हो, ये दंडी ने कहा है। सौंदर्य से विशिष्ट पदावली ही काव्य है। अगर हम लोग इसे पूरा निष्कर्षतः देखें तो क्या कहा जा सकता है कि सौंदर्य से विशिष्ट पदावली ही काव्य है। अब हम लोग देखते हैं आचार्य वामन के अनुसार, दोष रहित सगुण सअलंकार शब्दार्थ काव्य है। उन्होंने क्या कहा कि दोष रहित सगुण सअलंकार शब्दार्थी काव्य है। इसे संस्कृत में देखें जो उन्होंने कहा, सौंदर्य मलामकार अलंकृत र अलंकारः स काव्य शोभायाम कर्तारो धर्मा गुणा। ये संस्कृत में है और संस्कृत में ही पहले जो भी लिखा जाता था संस्कृत में ही लिखा जाता था। तो यह कहकर उन्होंने काव्य की गृहता को सौंदर्य युक्त कर दिया है। वामन ने दोष रहित सगुण सअलंकार शब्दार्थ को काव्य कहा है। वहीं आचार्य रुद्रट के अनुसार ननु शब्दार्थ काव्यम। आचार्य मम्मट के अनुसार तद दोष शब्दार्थ सगुणावनुलंकृति पुनः कविपि। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने दोष रहित गुण सहित और कभी कभार अनअलंकृत शब्द और अर्थमयी रचना को काव्य कहा है। तो मम्मट का कथन भी काफी महत्वपूर्ण होता है। काव्य से एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। यह आनंद साहित्य और सात्विक होता है। रचना की दृष्टि से काव्य 3 प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने काव्य के बारे में समझा कि काव्य क्या होता है और अलग अलग जो हिंदी काव्य के रचयिता थे, जो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, उनके बारे में भी जाना। क्योंकि हम लोग जब आंसर लिखते हैं तो हम लोगों को देना पड़ता है, इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में इस तरह से समावेश करना पड़ता है आचार्यों का। अब हम लोग देखते हैं कि काव्य की जो रचना होती है उस रचना के आधार पर काव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। रचना की दृष्टि से काव्य 3 प्रकार के हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य और मिश्र काव्य। गद्य काव्य जैसे सौंदर्योपासक, उद्भ्रांत प्रेम आदि, ये गद्य काव्य हैं जो कि गद्य रूप में है। पद्य काव्य, गद्य काव्य का अर्थ कथा कहानी के रूप में है। पद्य काव्य का अर्थ पदावली के रूप में है, जैसे रामचरितमानस, कामायनी इत्यादि जो पदबंध हैं, पदों में लिखे गए हैं। मिश्र काव्य में दोनों आ जाते हैं, इसमें गद्य और पद दोनों होंगे, जैसे प्रेम सागर, यशोधरा इत्यादि। काव्य का आनंद सुनकर, पढ़कर और देखकर उठाया जा सकता है। काव्य जो हैं वो गद्य भी हैं, पद भी हैं और मिश्र काव्य भी हैं। तो ये जितने भी प्रकार के काव्य हैं इनका आनंद सुनकर, पढ़कर और देखकर उठाया जा सकता है। इस दृष्टि से अगर हम लोग कहें तो काव्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। अगर हम लोग इस प्रकार से देखें तो ये 2 प्रकार हैं। श्रव्य का अर्थ है सुनना, जिसे पढ़कर या सुनकर आनंद उठाया जा सके, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास इत्यादि, तो ये श्रव्य काव्य हैं। दृश्य काव्य का अर्थ है रंगमंच पर किए जाने वाले अभिनय से उठाया जाता है। इसका आनंद अभिनय से उठाया जाता है जो रंगमंच में हम लोग देखते हैं। अब श्रव्य काव्य के बारे में हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। अब ये श्रव्य काव्य जो होते हैं इसके क्या प्रकार हैं? तो ये महाकाव्य भी होते हैं, मतलब इसके एक प्रकार। श्रव्य काव्य के प्रकार अगर हम लोग देखें तो महाकाव्य और मुक्तक 2 प्रकार हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? जिसमें प्रारंभ से अंत तक एक ही मुख्य विषय या कथा का आधार होता है या रहता है, जिसे महाकाव्य कहते हैं, जैसे रामचरितमानस, कामायनी इत्यादि। महाकाव्य में एक ही कथा होती है जो शुरू से अंत तक एक ही विषय पर आधारित होती है, जैसे रामचरितमानस, कामायनी इत्यादि इस प्रकार की जो है। तो रामचरितमानस का अगर हम लोग उदाहरण लें तो राम के जीवन पर पूरी कथा है रामचरितमानस में, तो एक कथा पर है। अब हम लोग देखें मुक्तक क्या होता है,
तो मुक्तक होता है जिसमें आरंभ से अंत तक एक ही कथा का आधार नहीं होता, इसमें एक कथा का आधार नहीं रहता बल्कि स्फुट और स्वतंत्र रचनाएं रहती हैं, जिसे मुक्तक कहा जाता है। अर्थात इसमें छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, एक कहानी नहीं होती है। एक कहानी के अंतर्गत बहुत सारी कहानियाँ उसमें मिली जुली होती हैं। जैसे अलग अलग पात्र होते हैं तो उन पात्रों के जीवन की भी कहानियाँ उसमें दिखाई जाती हैं, तो ये मुक्तक कहा जाता है। जैसे बिहारी सतसई, विद्यापति पदावली इत्यादि। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज काव्य के बारे में जाना। अगली क्लास में हम लोग काव्य हेतु के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप लोगों को अवेलेबल हो। धन्यवाद।